नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन आज 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंच गए हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बने हुए अभी सिर्फ 58 दिन हुए हैं और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत को चुना है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। और अब से कुछ देर पहले लॉयड ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हालांकि इस दौरे से ज्यादा आज एक चिट्ठी की चर्चा हो रही है और यह चिट्ठी अमेरिका के एक सेनेटर यानी सांसद रॉबर्ट मेनेंडे ने लिखी है, जो वहां की सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इस चिट्ठी में उन्होंने भारत के लोकतंत्र और भारत में मानव अधिकारों की स्थिति को चिंताजनक बताया है और वो चाहते हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्री इस बात को लेकर भारत सरकार से बात करें। चिट्ठी में वो लिखते हैं कि भारत में जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनका दमन किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। चिट्ठी में वो लिखते हैं कि भारत में जो भी सरकार का विरोध करता है उसका दमन कर दिया जाता है। अब जानते हैं इसके बाद क्या होगा। हमें यह डर है कि हमारे अपने ही देश के कुछ नेता, कुछ बुद्धिजीवी और कुछ पत्रकार इस चिट्ठी को आधार बनाकर अब भारत के लोकतंत्र को कमजोर साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आज इस चिट्ठी का पूरा सच आपको बताना जरूरी है और यह भी बताना जरूरी है कि यह षड्यंत्र क्यों हो रहा है। इसके बाद हम आपको दिल्ली की एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसने लोगों के मन में बाहर खाना खाने को लेकर एक बहुत बड़ा संदेह पैदा कर दिया है, शक पैदा कर दिया है। यह खबर एक ढाबे से आई है। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ढाबे पर खाना खाते होंगे और इस ढाबे पर काम करने वाले 2 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने तंदूर में रोटियां सेकने से पहले उन रोटियों में थूका और ऐसा एक बार नहीं बार बार किया और इसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। इन लोगों में एक आरोपी का नाम मोहम्मद इब्राहिम है जो 40 साल का है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम साबी अनवर है और उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। अगर आप भी रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या ढाबे पर बाहर खाना खाते हैं या कहीं और भी बाहर खाना खाते हैं, मान लीजिए आप किसी फंक्शन में भी जाते हैं और वहां बाहर खाना खाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं और वहां ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो यह खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह मामला सिर्फ खाने में थूकने का नहीं है। यह खबर आपके भरोसे से जुड़ी हुई है क्योंकि जब भी आप बाहर खाना खाते हैं एक भरोसे के आधार पर खाते हैं। जब खाना खाने जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि इस खाने को कैसे बनाया गया है, कौन बना रहा है, कभी आप चेक भी नहीं करते। इसलिए आज ये खबर आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं? आप क्या पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और आखिर में आज हम आपको रेडियो के सुनहरे दौर में भी लेकर चलेंगे जब यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और इसके तार हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़े थे। आज की पीढ़ी को शायद यह पता नहीं होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ही आजादी की घोषणा की थी। इसके बाद वर्ष 1975 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और फिर 1984 में जब उनकी हत्या हुई तब भी यह समाचार भारत ने रेडियो पर ही सुना था। इसलिए आज हम आपको रेडियो के इस दौर में लेकर चलेंगे और साथ ही आपको हैदराबाद की एक ऐसी दुकान पर लेकर चलेंगे जहां रेडियो की मरम्मत कराने के लिए लोग दूसरे देशों से भी पहुंचते हैं अपने पुराने रेडियोज को ठीक कराने के लिए। पुराना रेडियो असल में एक पुराने दोस्त की तरह होता है और जी न्यूज भी आपके सबसे पुराने दोस्त की तरह है। इसलिए आज आपको न्यूज के स्वर्णिम दौर में भी लेकर चलेंगे 26 साल पहले जब जी न्यूज के साथ आपका रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सचिन वजह केस के सिलसिले में एनआईए की एक टीम आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। परमवीर सिंह की जगह नए पुलिस कमिश्नर का जिम्मा संभालने वाले हेमंत नागराले से मुलाकात की। पुणे से मुंबई पहुंची एफएसएल की एक टीम ने एनआईए के दफ्तर में जाकर सचिन वजह की कार की जांच की। एफएसएल की टीम ने वजह के द्वारा जलाए गए कुर्ते की राख का सैंपल लिया। राख के नमूने को जांच के लिए एनआईए हैदराबाद की लैब में भेजा जाएगा। वहीं आरोपी सचिन वजह की सीडीआर से बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए और एटीएस की समानांतर जांच के दौरान सचिन वजह हिरेन मनसुख के संपर्क में था।
हिरेन मनसुख की मौत से ठीक पहले 3 और 4 मार्च को सचिन वजह और मनसुख के बीच संपर्क होने की बात सामने आई है। परमबीर सिंह के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। सचिन वजह केस के सिलसिले में अनिल देशमुख ने आज दिल्ली आकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। दोनों के बीच 1.5 घंटे लंबी मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार अनिल देशमुख के कामकाज से खुश नहीं हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अनिल देशमुख ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने पहली बार कहा कि संदिग्ध स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख की हत्या हुई थी। मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। बीजेपी ने अनिल देशमुख के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा मांगा। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। उसने ही पहला इस्तीफा देना चाहिए, बाद में गृह मंत्री ने। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वी मिदनापुर की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दंगा चाइना, 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 दुर्योधन चाइना, 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 दुशासन चाइना, 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 मिर्जाफर चाइना। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बंगाल में जीत के बाद विकास की बात कही। बीजेपी की बंगाल में जीत के साथ ही विकास का एक नया दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों के साथ ही ममता बनर्जी ने मंच से सभी धर्मों को साधने की कोशिश की। कलमा पढ़ा और बुद्ध की शरण में जाने की बात कही। ममता बनर्जी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। बीजेपी के एक दल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि ममता बनर्जी बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। बंगाल के इस चुनाव में वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जो झूठे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के गुरुग्राम नगर निगम के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ऐतराज जताया है। ओवैसी ने कहा कि कैसे किसी की मान्यता को चोट लग जाती है जो दूसरे लोग अपनी निजी जिंदगी में करते हैं। लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मीट खा रहे हैं, लेकिन वो किसी को जबरन चखने को नहीं कह रहे हैं। इस दलील के मुताबिक तो शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। मीट लाखों भारतीयों का भोजन है, उसमें अपवित्रता नहीं देखी जानी चाहिए। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम का कहना है कि 99% लोग मंगलवार को मीट नहीं खाते, इसीलिए मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये एक जगह का नहीं है कि पर्टिकुलर कि भी आधे शहर में बंद रखो आधे शहर में खोलो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे शहर के लिए है। एक ही नोन बनेगा और एक ही रहेगा कि मंगलवार को ऑफ। 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के चबुआ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 18 मार्च को असम के ही करीमगंज में प्रधानमंत्री ने रैली की थी और आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर करीमगंज के लोगों का आभार जताया। दशकों तक कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को नजरअंदाज किया। 2016 से एनडीए सरकार ने कनेक्टिविटी और सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज असम के डिब्रूगढ़ में चुनाव प्रचार किया और दावा किया कि वो सीएए लागू नहीं होने देंगे। सीएए के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश बन गया है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यह भी दावा किया कि उनकी सरकार में यूपी दंगा मुक्त हुआ है। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्षों में सभी पर्व और त्योहार
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते तक राज्य में होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की और एक बुकलेट भी जारी की। Good evening and welcome to Z News Bulletin.